कक्षा 12 की हिंदी आधार विषय की आज की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बच्चों, डायरी के पन्ने पाठ हम पढ़ रहे हैं जिसकी लेखिका हैं एने फ्रैंक। अभी तक हमने पाठ के विषय में कई बातें जानी हैं, कई बातें हमने पढ़ी हैं और हमारे एक बहुत ही विद्वान वक्ता हमारे बीच में आए हैं, डॉक्टर अरविंद दीक्षित सर, जिन्होंने आकर के दूसरे विश्व युद्ध के बारे में हमें विस्तार से बताया है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह एने फ्रैंक की वह पुस्तक है जो द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से सारे संसार में प्रसिद्ध है। और आप स्क्रीन के दाहिनी ओर जो चित्र देख रहे हैं डायरी का, यह उस डायरी की मूल प्रति है जो एन ने अपने हाथ से लिखी थी। बच्चों, बहुत सारी बातें जानने के बाद आज की कक्षा हमारे लिए बहुत ही रोचक हो रही है, क्योंकि आज की कक्षा में हम देखने जा रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को जो आज एन बनकर हमारे सामने आ रही हैं। और एन ने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा, एन ने अपने अनुभवों को किस तरह से लिखा, इसको हम आज सजीव देखेंगे। तो आज की हमारी पहली एन है अंशिका, जो हमें बुधवार 8 जुलाई 1942 में एन के द्वारा डायरी में लिखे हुए पन्नों के अक्षरों को, शब्दों को पढ़कर सुनाएंगी अपने शब्दों में। अंशिका। सुप्रभात मैम। सुप्रभात बेटा, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, एन लग रही हैं बिल्कुल। धन्यवाद मैम। मैम मैं पढ़ना शुरू करूं? जी बिल्कुल। बुधवार 8 जुलाई 1942। प्यारी किट्टी, ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए हों। इतना कुछ हुआ है जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई हो। लेकिन जैसा कि तुम जान पूछ सकती हो बेटी, मैं जिंदा हूँ। लेकिन ये मत पूछो कि कहाँ और कैसे। ये जो कुछ भी कहती हूँ उसमें शायद ही कोई तुम्हारे पल्ले पड़े। इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार को दोपहर को क्या हुआ था। 3 बजे थे। हेलो जा चुका था, लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी, क्योंकि मैं बालकनी में धूप में अलसाई सी बैठी पड़ी थी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्केट नजर आई। तो बहुत गुस्से में थी। पापा से बुलावे जाने का नोटिस मिला था। फुसफुसाई, हाँ, मिस्टर वानदान को देखने गई हुई है। मिस्टर वानदान पापा के बिजनेस पार्टनर हैं और उनके अच्छे दोस्त। मैं अवाक रह गई। बुलावा, हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे? मार्केट ने उस वक्त कहा जब वो ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी। माँ मिस्टर वानदान से पूछने गए हैं कि हम कल भी छुपने की जगह पर जा सकते हैं। वानदान परिवार भी हमारे साथ जा रहा था। हम कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। हम आगे बात नहीं कर पाए। ये लंबी घड़ियां, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीजों से हमारे शब्द भी हमसे छीन लिए गए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। या हेलो ही होगा, मैंने कहा। दरवाजे मत खोलो, मार्जिन ने हैरान होते हुए मुझे रोका। लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम नीचे से माँ और मिस्टर वानदान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया। तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मार्गोट या मैं दोनों ही घबराने लगते, क्योंकि दोनों को ऐसा लगता शायद इनका कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो गया है। हम आगे बढ़ते हैं। दोनों को ऐसा लगता कि बुलावा आया है। बुलावा किसका बुलावा? नाजी सेना का बुलावा। अब हम अज्ञातवास में जाकर छुपेंगे, ऐसा हमने सोचा। मार्गोट और मैंने बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें एक थैले में भर ली। सबसे पहले मैंने डायरी भर ली। डायरी के बाद मैंने कलर्स, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियाँ भर ली। इसके साथ साथ
मैंने और भी अजीबोगरीब चीज़ें डाल ली अपने बैग में। मुझे उनका अफसोस नहीं है। मेरे लिए स्मृतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मिस्टर वांदान चले गए ताकि मियप को लिवाकर आया जा सके। मियप आई और वादा करके चली गई कि वे रात को फिर आएंगी। वे अपने साथ जूते, ड्रेस, जैकेट्स, अंडरवियर और स्टॉकिंग से भरा एक थैला लेकर आई। हमारे फ्लैट में बिल्कुल सन्नाटा था। हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 30 बरस के एक विधुर मिस्टर गोल्डशील्ड को किराए पर दे रखा था। तय था कि उसे उस शाम को कोई काम धंधा नहीं था। इसके बावजूद, हमारे कई इशारों के बावजूद, वह रात भर 10 बजे तक मंडराता रहा। इस तरह से वे लोग अपने अज्ञातवास में पहुंच गए। पहुंचने से पहले उन्होंने अपने बदन को बहुत ज़्यादा कपड़ों से ढक लिया। हम फ्रिज में रात गुजारने वाले थे। ऐसा उन्हें लगा जैसे फ्रिज ठंडा होता है, वैसी ही रात बहुत ठंडी थी। और ऐसे में रात के समय कोई भी यहूदी व्यक्ति यदि भरा हुआ सूटकेस ले जा रहा है, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। मैंने 2 बनियाने, 3 पैंटें, एक ड्रेस, उसके ऊपर एक स्कर्ट, एक जैकेट, एक बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक कैप, एक स्कार्फ और इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ ओढ़ पहन रखा था। मार्गोट अपने थैले में स्कूल की किताबें भर रही थी और अपनी साइकिल लेने चली गई थी। और इस तरह से हम सब के बीच एक और जीव था जो एक बिल्ली था, जिसका नाम मूर्तजे था। मूर्तजे हमारे साथ थी और लेकिन हमें उसको पड़ोसियों के पास छोड़कर जाना था और हमने उसको देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। और जब हम घर से जा रहे थे तो हम खाली बिस्तरे, मेज़ पर बिखरा हुआ नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए सेर भर मीट, ये सारी चीज़ें हम छोड़कर आए थे। और ये दर्शाती थी कि हम सब बहुत हड़बड़ी में अपने घर से बाहर निकले हैं। तो अंशिका का कनेक्शन शायद अभी भी वीक है, कोई बात नहीं। हम अगले दिन की डायरी पर आते हैं। सुहानी, जो हमें गुरुवार 9 जुलाई 1942 के बारे में बताएंगी। सुहानी किसी वजह से उनका भी नेटवर्क वीक है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ रही हूँ। एन लिखती है, प्यारी किट्टी, तो आखिर हम चल पड़े। मम्मी, पापा और मैं तेज़ बरसात में भीगते हुए आए। हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले थे। थैलों के विषय में आप जानते हैं कि थैलों में क्या क्या सामान भरा हुआ था। और हम लोग 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाएंगे, ऐसा हमने निश्चय किया। अचानक मार्गोट का बुलावा आने के कारण हमें अपनी योजना को 10 दिन आगे खिसकाना पड़ा। इसका मतलब यही था कि हमें कम तैयार किए गए कमरों में ही गुजारा करना पड़ेगा। छिपने के लिए जगह पापा के ऑफिस के इमारत में ही थी। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत समझा सकती हूँ। पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग ज़्यादा नहीं थे। इन सब लोगों को हमारे आने की खबर थी। इमारत के बारे में थोड़ा बता दूं। तल मंजिल पर बना एक बड़ा सा गोदाम काम करने की जगह और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता था। इसके अलग अलग हिस्से बने हुए थे और इन्हीं हिस्सों में हम रहने के लिए जा रहे थे। गोदाम के दरवाजे से सटा हुआ एक बाहर का दरवाजा था जो ऑफिस का प्रवेश द्वार था। उस पर बड़ा बड़ा कार्यालय लिखा हुआ था। इन गलियारों के पार एक छोटा सा दम घोटू, यहाँ पर अज्ञातवास का वर्णन है जिसको आपको ध्यान से समझना है। इस गलियारे के पार एक छोटा सा दम घोटू का अर्थ होता है जिसमें सांस न आए, अंधियारा कमरा था। यह बैक ऑफिस था। इसमें मिस्टर कुगलर और मिस्टर वांदान बैठा करते थे। इस ऑफिस के समाप्त होने के बाद सीढ़ियाँ थी। सीढ़ियों के समाप्त होते ही थोड़ी सी खुली जगह थी और उसके दोनों तरफ दरवाजे थे। सीढ़ियों के ऊपर बनी हुई जगह दाईं ओर उसके एक दरवाज़ा था और पिछवाड़े की तरफ हमारी गुप्त एनेक्सी थी। यानी जो एनेक्सी थी वह बाहर से किसी को दिखाई नहीं दे सकती थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। दरवाजे के आगे सीढ़ी का बस एक ही पायदान था जिसे पार करने के बाद आप एनेक्सी में घुसते थे। सीढ़ियों की दाईं तरफ गुसलखाना और बिना खिड़कियों वाला कमरा था जिसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ था। किनारे की तरफ वाले दरवाजे के पखाने की तरफ, पखाने यानी वॉशरूम, टॉयलेट,
की तरफ दूसरे दरवाजे से मेरे और मार्गोट के कमरे की तरफ रास्ता जाता था। यहाँ पर एक छोटी सी रसोई थी और उसमें गैस का चूल्हा और एक सिंक थी, और इसी के साथ साथ एक कॉमन रूम, एक डाइनिंग रूम और हम सब के लिए स्टडी के लिए भी एक कमरा था। एक छोटा सा कमरा पीटर वानदान के लिए बेडरूम के रूप में प्रयोग होगा, ऐसा बताया गया। और एन कहती है अंत में, लो मैंने तुम्हें पूरी इमारत की सैर करवा दी, तुम्हारी एन। आइए, मेरे ख्याल से अगले बच्चे की नेटवर्क की दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं शुक्रवार 10 जुलाई 1942, जिसको आरती यादव पढ़ेंगी एन बनकर। शुक्रवार 10 जुलाई 1942। मेरी प्यारी किटी, मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता है तुम्हें बोर कर दिया हो, लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि तुम जानो हम कहाँ आ पहुँचे हैं, मैं यहाँ कैसे आ पहुँची हूँ। इसके बारे में तुम्हें मेरे आगे के पत्रों से पता चलेगा। 263 पेंसनाग्रस्त के हमारे पहुँचने पर मिएफ तुरंत हमें लंबे गलियारे से सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर और फिर एनेक्सी में ले आई। मार्गोट अपनी साइकिल पर पहले ही आ चुकी थी और हमारी राह देख रही थी। हमें सफाई का काम तुरंत शुरू कर देना था। माँ और मार्गोट की तो हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात के छोड़े हुए काम को पूरा करना शुरू किया। बुधवार तक तो मुझे सोचने की फुर्सत नहीं मिली कि मेरी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब गुप्त एनेक्सी में आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली कि तुम्हें बताऊं कि मेरी जिंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। तुम्हारी एन। बहुत सुंदर आरती यादव, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। हम आगे बढ़ते हैं। शनिवार 28 नवंबर 1942 और एन बनकर इस दिन का वर्णन करेंगी दर्शिका। शुक्रवार 19 मार्च 1943। मेरी प्यारी किट्टी, अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हमारी खुशी निराशा में बदल गई। डैम चौक पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था, टर्की इंग्लैंड के पक्ष में। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे हैं और यह ब्लैक मार्केट का धंधा करने वालों और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। जब घर के कायदे कानून मानने की बात आती है तो मिस्टर डेफेल भयंकर रूप से आलस दिखाते हैं। वे कई लोगों के साथ चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गोट, जो कि उनकी डच अध्यापिका हैं, उनके ये पत्र ठीक करती हैं। मैम इतना ही। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो इस दिन के वर्णन में हमने देखा किस तरह से मिस्टर डसेल जो हैं वे बच्चों के कामों में मीनमेट निकालते हैं और वे किस प्रकार से काम करते हैं और मार्गोट ने उनकी किस प्रकार से मदद की। आइए अगले दिन के वर्णन पर चलते हैं, जो कनिका प्रस्तुत करेंगी। शुक्रवार 23 जनवरी 1944। शुक्रवार 23 जनवरी 1944। मेरी प्यारी किट्टी, इधर के सप्ताहों में मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खास रुचि हो गई है। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत में गहरे उतरना पड़ेगा। इस खोज से तुम्हारे हाथ और भी रोचक जानकारियां लगेंगी। हालांकि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मैं अपने ज्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें देखने में गुजारती हूँ। मिस्टर गुगलर मुझ पर हर सोमवार को ज्यादा ही मेहरबान होते हैं और मेरे लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका की प्रति लेते आते हैं। मैं 1 साल के बाद भी किसी फिल्म के सभी कलाकारों के नाम ऊपर से नीचे तक सही बता सकती हूँ। जब भी मैं नई केश सज्जा बनाकर बाहर आती हूँ, मैं सबके चेहरों पर असहमियत साफ कर सकती हूँ। मेरा यह जवाब कि यह स्टाइल मेरा खुद का आविष्कार है मजाक के रूप में लिया जाता है और सबकी टिप्पणियां सुनते सुनते मेरे कान पकने लगते हैं। मैं सीधे गुसलखाने की तरफ लपकती हूँ और मेरे बाल फिर से पहले की तरह उलझे हुए और घुंघराले हो जाते हैं।
तुम्हारी एन। तुम्हारी एन। और कनिका, आप बहुत अच्छी लग रही हैं एन बनकर। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी तरह से पढ़ने के लिए। आइए हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं। बुधवार 28 जी मैम, आप सुजाता को भूल गई बीच में। अच्छा, तो सुजाता को ले लेते हैं बीच में। शनिवार 28 नवंबर 1942। सुजाता। आज शनिवार 28 नवंबर 1942। मेरी प्यारी किट्टी, मैं इन दिनों बिजली का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं और राशन से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। नतीजा यह है कि और अधिक किफायत और हो सकती है, बिजली भी कट सकती है। एक पखवाड़े के लिए कोई बिजली नहीं है। कितना मजेदार ख्याल नहीं है क्या? लेकिन कौन जानता है यह अरसा इससे कम भी हो सकता है। बहुत अंधेरा हो जाता है, 4 साढ़े 4 बजे। हम तब पढ़ नहीं सकते। हम अपना वक्त गुजारने के लिए पहेलियां पूछते हैं, अंधेरे में व्यायाम करते हैं, अंग्रेजी में फ्रेंच बोलते हैं और किताबें के समीक्ष रहते हैं। हम कुछ भी करें, थोड़ी देर बाद बोर होने लगते हैं। कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोज निकाला। दूरबीन लगाकर पड़ोसी के रोशनी वाले कमरे में झांकना। एक दिन के वक्त हम पर्दा भी नहीं हटा सकते हैं, 1 इंच भर भी नहीं, लेकिन जब अंधेरा हो तो पर्दा हटाने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे पता नहीं था कि हम पड़ोसी में इतने दिलचस्प लोग हैं। खैर, हमारे पड़ोसी हैं। मैंने जो पड़ोसी देखे उसमें से एक परिवार डिनर कर रहा था, एक परिवार फिल्म बना रहा था, तो सामने वाला घर एक दंत चिकित्सक एक डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था। मिस्टर डसेल, जिनके बारे में कहा था कि वह बच्चों के साथ बहुत पढ़ती है, वह खूब प्यार करते हैं। दरअसल बाबा आदम के जमाने के अनुसार मास्टर हैं और लंबे लंबे भाषण देने कर जिन्हें सुनकर नींद आने लगती है। हम 3 बच्चों में आमतौर पर खादिमाग और तुक मिजाज समझा जाता है। मेरे पास यही एक उपाय बचता है कि उनकी वही पुरानी डांट फटकार और भाषण की लंबी लंबी उबाऊ श्रृंखला की तरह कान न धाऊं, ना सुनने का नाटक करती रहती। यह बात तो खैर है, फिर भी सहन कर लेती, लेकिन मास्टर डसेल अच्छे खासे चुगलखोर है। वे जाकर ये सारी बातें मम्मी को रिपोर्ट दे देते थे। सचमुच मीक में निकालने वाले परिवार में आप केंद्रित में हो और सारा दिन आपको हर तरफ से दुत्कार फटकारा जाए, ये सब झेलना आसान काम नहीं है। रात को जब मैं बिस्तर पर होती हूँ तो पापों और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई खामियों के बारे में सोचती हूँ। वे इतना ज्यादा होती हैं कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं उन पर हंस सकती हूँ या रो सकती हूँ। तब इस अजीब ख्याल के साथ सो जाती हूँ कि मैं जो कुछ हूँ उससे अलग होना चाहती हूँ, या मैं उससे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूँ, जो मैं हूँ या जो मैं होना चाहती हूँ। मेरी प्यारी किट्टी, अब मैं तुम्हें कितना उलझा रही हूँ, लेकिन मैं चीजों को एक बार लिखकर उन्हें काटना पसंद नहीं करती और कभी कमी वाले वक्त पर कागज को तोड़ मरोड़ कर रद्दी की टोकरी में नहीं डाल देना बिल्कुल मना है। इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दे सकती हूँ कि तुम ऊपर वाले हिस्से को फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हें बात सिर पैर भी नहीं मिलेगी। तुम्हारी एन। तुम्हारी एन। सुजाता, पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आपको भूल गई, स्किप कर दिया और आगे हम बढ़ गए, लेकिन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा और आप बिल्कुल एन लग रही हैं। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आ गए हैं बुधवार 28 जनवरी 1944 और समृद्धि खरे हमारे सामने एन बनकर इस दिन का वर्णन करेंगी। समृद्धि खरे। बुधवार 28 जनवरी 1944। मेरी प्यारी किटी, वीडियो ठीक आज करिए सुबह मैं बेटा। सोच रही थी कि नदी। समृद्धि, फोन ठीक करो, सीधा करो बेटा, ठीक नहीं आ रहा है, सीधा करिए फोन। समृद्धि, फोन सीधा करिए बेटा, नहीं सीधा करिए आपका। आप खुद देखिए स्क्रीन पर अपने आप को, इसको ठीक कर दीजिए। मेरे ख्याल से नेटवर्क, हाँ अब ठीक है। समृद्धि पढ़िए। बुधवार 28 जनवरी 1944।
मेरी प्यारी किटी, आज सुबह मैं सोच रही थी कि हर दिन मेरी खबरें सुन सुनकर तुम ऊब गई होगी, लेकिन जरा मेरी हालत की तो कल्पना करो। मुझे रोज रोज वही बातें सुननी पड़ती है। खाने के वक्त मम्मी और मिसेज वांडान अपने बचपन की और मिस्टर डसेल खूबसूरत रेस के घोड़े, 4 बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे और डरे हुए मरीजों की बात करते लगते हैं। अब तो हमें रत्तल लतीफे की पंचलाइन पहले ही पता होती है। एनएक्सी में ताजा सुनने को कुछ नहीं बचा है। जॉन और मिस्टर क्लीमैन को अज्ञातवास में छुपे हुए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। हालांकि अज्ञातवास में चले जाना अब आम बात हो गई है। कुछ प्रतिरोधी दल भी, जैसे फ्री नीदरलैंड्स, अपनी जान जोखिम में डालकर नकली पहचान पत्र बनाते हैं और हम अज्ञातवास में छुपे लोगों की वित्तीय सहायता देते हैं। कुछ अजीब अजीब कहानियां भी चल रही हैं। अभी मिस्टर क्लीमैन गोल्डन लैंड में भूमिगत हो चुके आदमियों और पुलिस वालों के बीच हुए फुटबॉल मैच का जिक्र कर रही थी और बता रहे थे कि अगर राशन कार्ड ना हो तो एक कार्ड के 60 गिल्डर देने पड़ते हैं। इसलिए हिल्सवरम में नए राशन कार्ड जारी हुए हैं। जिले के सभी अज्ञातवास में रह रहे लोगों से रजिस्ट्रार ने फलादे अलग मेज पर आकर कार्ड लेने को कहा है। लेकिन इन सब के साथ हमें यह भी ख्याल रखना पड़ता है कि इस तरह की चालाकियों को जर्मनी को हवा भी न लगे। तुम्हारी एन। बहुत सुंदर आरती यादव, आपने बहुत बढ़िया पढ़ा। और अब हम आते हैं बुधवार। हाँ, समृद्धि खरे, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। बुधवार 29 मार्च 1944 हमारे सामने कौन आ रही है? एन बनकर आ जाइए। अरीशा खान, आइए बेटा। बुधवार 29 मार्च 1944 मेरी प्यारी किटी। कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्टेस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा है कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। और फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा। सोचो ये कितना दिलचस्प होगा जब मैं उस एनेक्सी के बारे में छपवाऊंगी। उसका शीर्षक ही ऐसा होगा कि लोग इसे एक जादूसी कहानी समझेंगे। सच में किटी, मैं सही बता रही हूँ। युद्ध के इन 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे कि जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, हम क्या खाते थे और यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में हम क्या क्या बातें करते थे। हालांकि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफी कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी तुम अभी भी थोड़ा सा ही जान पाई हो। हवाई हमले के दौरान औरतें कैसी डर जाती हैं। अब देखो ना, पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इज़्मुइडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो हमारे घर कैसे कांप रहे थे, जैसे हवा में घास की पत्तियां। पर शायद तुम इन सब की कुछ खबर नहीं। सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियों और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते क्योंकि उन्होंने पीठ मोड़ी नहीं की। उनकी कारें और मोटरसाइकिल चुरा ली जाती हैं। चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है कि डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रहा। छोटे छोटे बच्चे 8-8, 10-10 बरस के होंगे, लेकिन लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़कर घुस जाते हैं और जो भी हाथ लगा उठा ले जाते हैं। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि लौटने पर उन्हें घर में झाड़ू फ्री मिलेगी। चोर गए टाइपराइटरों, ईरानी कालीनों, बिजली से चलने वाली घड़ियों, कपड़ों आदि को लौटाने के लिए अखबारों में इनाम के विज्ञापन आए दिन पढ़ने को मिलते हैं। गली गली नुक्कड़ों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियां लोग उतार ले गए और सार्वजनिक टेलीफोनों का पुर्जा गायब हो चुका है। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है। सब भूखे हैं। नकली कॉफी को छोड़ दो तो एक हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। अभी और क्या देखना बाकी है? पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है, बच्चे बीमार हैं या फिर भूख से बेहाल हैं। सब लोग फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला 7.50 गिल्डर का मिलता है। इसके अलावा बहुत कम मोची मरम्मत का काम कर रही है। यदि वे करते भी हैं तो 4 महीने इंतजार करना पड़ता है और इस बीच जूता गायब हो चुका होगा। इसका एक लाभ भी है, खाना जितना खराब होता जा रहा है बिक्री उतनी ही गंभीर हो रही है। सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही है। खास कार्यालय, पुलिस अधिकारी सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल भेजे जाते हैं। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग
गलत पक्ष में है। तुम्हारी एन। अरीशा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और बच्चों, आपने अरीशा के द्वारा जो इस दिन का वर्णन सुना उससे आपको यहूदियों के और साथ ही साथ युद्ध की विभीषिका का एक सच्चा चित्रण देखने को मिला होगा। मैं अब आमंत्रित करती हूँ मंगलवार 11 अप्रैल 1944 के लिए एन बनी हुई चेष्टा को। चेष्टा आए। चेष्टा आ जाइए। माइक ऑन करिए बेटा, आपका माइक ऑफ है। शुरू कीजिए। मंगलवार 11 अप्रैल 1944। मेरी प्यारी किट्टी, मेरा सर घूम रहा था, कहाँ से शुरू करूं। गुरुवार, जब मैंने तुम्हें पिछली बार लिखा था सब कुछ ठीक ठाक था, मशीन गनें चल रही थी, मर्द लोगों का यही कहना था, बाकी लोगों के लिए सब कुछ शांत था। रविवार को पीटर मुझसे मिलने आया, हम ऊपर अटारी पर चले गए और मुझे जो कुशन मिली मैं ऊपर ले आई। अब हुआ यह है कि एक तो वो पेटी बहुत छोटी थी और दूसरा कुशन भी। हम दोनों एक दूसरे से सटे हुए बैठे थे। अचानक मिस्टर वांडान ने सीटी बजाई और पूछा कि उनका कुशन तो नहीं ले आए। उन्होंने सारा घर सर पर उठा रखा था क्योंकि हम उनकी कुशन ले आए। 9:30 बजे पीटर ने पापा को ऊपर बुलाया। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। 4 डरी सहमी औरतें तो बातें ही कर सकती थी। उसके बाद का मामला सोचा सही था। उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया। ये धमाके की आवाज कैसी थी? क्या ये लोग सेंधमारी के साथ लड़ रहे थे? सिर्फ इंतजार ही कर सकते थे। पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था। वह नीचे गया तो देखता क्या है कि गोदाम दरवाजे में से बाई तरफ का आधा फट्टा गायब है। बिना सोचे समझे मिस्टर वांडान चिल्लाए, पुलिस! बाहर भागने की आवाजें आने लगी। सेंधमार भाग चुके थे। फट्टे को दोबारा उसकी जगह पर लगाया ताकि पुलिस को इस गैप का पता ना चले। अब वे पुलिस बजाय सेंधमारी वाली हालत में आ गए थे। चारों लपक कर ऊपर आ गए। डसेल और मिस्टर वांडान ने डसेल साहब की किताबें उठाई। पीटर ने दरवाजा खोला, रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़कियां खोली, फोन को नीचे फर्श पर पटका और आखिरकार चारों बुक्केस के पीछे पहुंचने में सफल हो ही गए। तुम्हारी एन। बहुत अच्छे। चेष्टा, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। जो वर्णन चेष्टा ने अभी सुनाया एन के शब्दों में, उसमें सेंधमारी वाली घटना प्रमुख है। और आइए अब हम अंतिम पृष्ठ पर आ गए हैं डायरी के, जिसकी तिथि है मंगलवार 13 जून 1944। और इस पृष्ठ को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ एन के रूप में ऋचा पांडे को। ऋचा, आइए। मेरी प्यारी किटी, मेरा एक और जन्मदिन गुजर गया है। इस हिसाब से मैं 15 बरस की हो गई हूँ। मुझे मेरे जन्मदिन पर काफी उपहार मिले। बेहद खराब मौसम, लगातार बारिश, हवाएं और तूफान पर समुद्र के बावजूद हमले शानदार तरीके से जारी हैं। कल चर्चिल, स्मार्टस, आइजनहावर तथा आर्मोल्ड क्रांति से गांव में गए, जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले कब्जा कर रखा था, फिर मुक्त कर दिया। चर्चिल एक टॉर्पीडो नाव में थे। इससे तटों पर गोलाबारी की जाती है। चर्चिल को भी पता नहीं है कि डर किस क्रिया का नाम है। जन्मजात बहादुर। अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर लिए होते तो होलैंड और उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल हुआ होता। उसके पास ऐसा करने के बहुत मौके मौजूद हैं। होलैंड जर्मनी बन चुका होता और तब यह होना ही समाप्ति का संकेत होता। तब कुछ हो जाने। मैं सोचती हूँ कि मैं सचमुच हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं अपनी कई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ और उन कमियों को खत्म करने की कोशिश करती हूँ और बदलूंगी और बदल भी रही हूँ। तब
मतलब ऐसा क्यों है लोग मुझे अभी भी इतना नाक घुसेड़ू और खुद को 30 मार खा समझते हैं? क्या मैं वाकई अक्कड़ हूँ? क्या मैं ही अकेली अक्कड़ हूँ या ये सब भी अक्कड़ हैं? यह सब वाहियात लगता है मुझे, पर हमेशा आरोपों की मुझ पर हमेशा आरोपों की बौछार करते रहने वाले दो लोग हैं, मिसेज वांडान और डसेल। यह दोनों ही जड़ बुद्धि हैं। कई बार तो मैं अपने आप को प्रताड़ित करते हुए इतने गहरे उतर जाती हूँ कि सांत्वना देने के दो बोल सुनने के लिए तरस जाती हूँ कि कोई आए और मुझे इससे उबारे। काश कोई ऐसा होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति नहीं है, मुझे अब नहीं मिला, इसलिए तलाश जारी है। मुझे पता है तुम पीटर के बारे में सोचकर हैरान रहती हो। नहीं, नहीं क्या किटी? पीटर मेरा अच्छा दोस्त है। वो मुझे प्यार करता है एक दोस्त की तरह। पीटर अच्छा है और भला लड़का है, लेकिन उसने मुझे कई तरह से निराश किया है। धर्म के प्रति उसकी नफरत, खाने के बारे में उसका बातें करना और इस तरह की और कई बातें मैं पसंद नहीं करती। पीटर शांति प्रिय है, सहनशील है और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह मुझसे कई ऐसे बातें भी कर लेने देता है जिन्हें कहने के लिए वह अपनी माँ को इजाजत भी नहीं देता। लेकिन मैं असली चीज की कमी महसूस कर रही हूँ और जानती हूँ कि वह मौजूद है। क्या इसका कारण यह है कि कई अरसों से मैं बाहर नहीं निकली और प्रकृति के लिए पागल नहीं हुई? प्रकृति गरीब और अमीर के बीच का भेदभाव नहीं करती। प्रकृति मुझे विनम्रता का उपहार देती है और इससे मैं बड़े से बड़ा धक्का भी झेल जाती हूँ। संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन किया है कि वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से सक्षम है। पुरुष ही कमाकर लाता है, बच्चे पालता है और उन्हें पोसता है और जो मन में आए करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है। औरतें अब तक इन सबको सहती चली आ रही थी, जो कि बेवकूफी थी। सौभाग्य से शिक्षा, काम तथा प्रगति ने औरतों की आंखें खोल दी हैं। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहती हैं, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। महिलाओं का पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना व उनका सम्मान किया जाना चाहिए। मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब से मैंने पढ़ा था कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी, यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफ औरतें बच्चे को जन्म देते समय झेलती है। और इन सारी तकलीफ से गुजरने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है? जब बच्चा जन्मने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है, तो उसे एक तरफ धकेल दिया जाता है। ये बच्चे उसे छोड़ देते हैं और उनका सौंदर्य उससे विदा ले लेता है। मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पोलदेव जी से पूरी तरह सहमत हूँ। मेरा विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बने। वे सब औरतें जो एक उफ भी नहीं करती, यह लंबे चौड़े बखानों के बिना ये तकलीफ सहती रहती है। तुम्हारी बहुत सुंदर, ये लंबा था भाग। इसकी दो विशेषताएं थी। नंबर 1, पीटर के विषय में एन ने अपनी भावनाओं को प्रस्तुत किया, और दूसरा, उसने औरतों के विषय में अपनी भावनाओं को प्रस्तुत किया, अपने विचारों को प्रस्तुत किया। कक्षा का समापन हो इससे पहले मैं चाहती हूँ कि सभी एन, जितने हमारे विद्यार्थी एन बने हैं, वे सारे के सारे अपने वीडियो को ऑन करें, ताकि हम एक ऐसा चित्र ले सकें जिसमें कि सारी एन हमारी दिखाई दे। सभी एन बनी हुई हमारी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो ऑन करें, ताकि मैं सभी एन को एक साथ देख सकूं, एक साथ उनको चित्रित कर सकूं। हाँ जी, बाकी भी। अरीशा करिए बेटा, सुजाता।
शाबाश। हाँ, अरीशा और सुजाता, दर्शिका, तीनों कर लीजिए फटाफट ऑन। हो नहीं रहा है शायद इनका। दर्शिका का हो गया। अरीशा और सुजाता अगर कर सको तो अच्छा रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप दिख तो रहे हो, वैसे भी नाम आपका आ रहा है। मैं सभी कनिका भी आ गई, एक फोटो और ले लें। मैं सभी एन बनी हुई विद्यार्थियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी। एक और ले लूँ, अरीशा भी आ गई है। धन्यवाद देना चाहती हूँ बच्चों, आपने बहुत कम समय के सूचना पर ये सब कुछ तैयार किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। मेरी कक्षा में जो बॉयज़ हैं वे निराश न हों, अगली किसी पाठ में हम केवल बॉयज़ को लेकर के एक आयोजन करेंगे, क्योंकि ये एन के बारे में था, इसलिए इसमें केवल गर्ल्स पार्टिसिपेट कर सकती थी, भाग ले सकती थी। तो बच्चों अब आपके लिए काम यही है कि अभी ब्लॉग का लिंक मैं आपको दूंगी, प्रश्नोत्तर आपको उसमें से करने हैं और साथ ही साथ उपस्थिति भरनी है, ये भी आप जानते हैं। तो आज की कक्षा के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, भाग लेने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए ज़्यादा